गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों। आज मैं आप लोगों को हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में कला विषय में जो 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है OMR शीट के लिए, उसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चन के कलेक्शन किए हैं। अगर आप लोग इतना क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपका पूरा का पूरा नंबर 20 नंबर श्योर आ जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़िए और बोर्ड परीक्षा में भरपूर लाभ उठाइए। तो चलिए देखते हैं हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए 2023-24 के लिए उपयोगी क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कला किस भाषा का शब्द है? तो संस्कृत है। आप लोग ध्यान से देखिए, संस्कृत। कला किस भाषा का शब्द है? संस्कृत। दूसरा क्वेश्चन है, कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हुआ है? तो ऋग्वेद में। वेद 4 होते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी क्लास में। तो वेद 4 होते हैं, जिसमें से सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद है, जिसमें कला शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हुआ है? तो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में। कहाँ हुआ है? भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में। अगला क्वेश्चन है, नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि। नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि। अगला क्वेश्चन है, कला का प्राचीन नाम क्या है? तो शिल्प है। पहले प्राचीन समय में कला को शिल्प कहा जाता था। 64 कलाओं का वर्णन किस ग्रंथ में है? कामसूत्र में। कामसूत्र ग्रंथ में 64 कलाओं का वर्णन किया गया है, जिसके लेखक वात्स्यायन मुनि हैं। अगला क्वेश्चन है, कामसूत्र के लेखक कौन है? तो वात्स्यायन मुनि, जैसा मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया। कामसूत्र के लेखक कौन है? वात्स्यायन मुनि। अगला क्वेश्चन है 8वां, क्षेमेंद्र के कला विलास में कितनी कलाओं का वर्णन किया गया है? तो इसमें अलग अलग कलाओं का वर्णन किया गया है। 64 जनोपयोगी कला का वर्णन है, 64 सोनारों की कला का वर्णन है, 10 भेषज संबंधी कला का वर्णन है, 16 कायस्थों की कला का वर्णन है, 32 पुरुषार्थ संबंधी कला का वर्णन है, तथा 100 सार कलाओं का वर्णन किया गया है। किसमें? क्षेमेंद्र के कला विलास में। कला विलास एक ग्रंथ है जिसको क्षेमेंद्र ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, वेद कितने हैं? तो ऊपर मैंने बताया आपको, वेद 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन है, कला किसे कहते हैं? तो मन के भावों की कुशलता पूर्वक की गई आनंदमयी अभिव्यक्ति को कला कहते हैं। देखिए, कला वास्तव में मन के भावों को व्यक्त किया जाता है कला के माध्यम से। जब इसको चित्र के माध्यम से व्यक्त किया जाता है तो चित्रकला कहते हैं, और संगीत के माध्यम से व्यक्त किया जाता है तो संगीत कला कहते हैं, मूर्ति के माध्यम से व्यक्त किया जाता है तो मूर्ति कला कहते हैं। इसी तरह, ठीक है। अगला देखते हैं, प्लेटो ने कला को क्या कहा है? देखिए, कला की ऊपर जो मैंने परिभाषा बताई वो उसकी यथार्थ परिभाषा है, बाकी अलग अलग विद्वानों ने कला की परिभाषा दी है। तो प्लेटो ने कला को क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। प्लेटो ने कला को कहा है सत्य की अनुकृति। प्लेटो ने कहा है कला सत्य की अनुकृति है। अरस्तु ने कला को क्या कहा है? प्रश्न नंबर 12, अरस्तु ने कला को क्या कहा है? कला प्रकृति की अनुकृति है। अरस्तु ने क्या कहा है कला को? कला प्रकृति की अनुकृति है। शार्ट में प्रकृति की अनुकृति। क्वेश्चन नंबर 13, किसने कहा है कला दमित भावनाओं का उभार है? तो फ्रायड। सिगमंड फ्रायड आपने सुना होगा, जो कि मनोविज्ञान के जनक हैं। उन्होंने कहा है कि कला दमित भावनाओं का उभार है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर है फ्रायड। क्वेश्चन नंबर 14, कला का सहजानुभूत सिद्धांत किसने दिया है? तो क्रोचे ने कला का सहजानुभूत सिद्धांत दिया है। सबसे पहले रस सिद्धांत किसने दिया? तो आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा, रस सिद्धांत के प्रणेता कौन है? भरत मुनि। सबसे पहले भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में 8 रसों का वर्णन किया है, और भरत मुनि को ही रस सिद्धांत का जनक माना जाता है। सर्वप्रथम क्वेश्चन नंबर 16, सर्वप्रथम भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में कितने रसों का उल्लेख किया है? तो 8 रस। कितने रस? 8 रस। जो 9वां शांत रस है उसको अभिनवगुप्त ने दिया था, इसलिए रस 9 होते हैं, लेकिन 8 रसों का वर्णन इन्होंने अपने ग्रंथ में किया है। क्वेश्चन नंबर 17, रस कितने होते हैं? तो रस कितने होते हैं? रस 9 होते हैं। ठीक। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18,
कला कितने प्रकार की होती है? तो कला मुख्यतः दो प्रकार की होती है, ललित कला और उपयोगी कला। ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 19, ललित कला के अंतर्गत कितनी कलाएं आती हैं? तो 5 कलाएं आती हैं। कौन कौन सी? 5 कलाएं आती हैं, जिसमें से चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, संगीत कला और काव्य कला। क्वेश्चन नंबर 20, 5 ललित कलाएं कौन सी हैं? तो ऊपर जैसा मैंने बताया 5 ललित कलाएं हैं। नंबर 1 चित्रकला, नंबर 2 मूर्तिकला, नंबर 3 स्थापत्य कला, नंबर 4 संगीत कला और नंबर 5 काव्य कला। ये हमारी 5 ललित कलाएं हैं। प्रश्न नंबर 21, चित्रसूत्र के लेखक कौन हैं? तो नारायण मुनि। ठीक है, नारायण मुनि या मार्कंडेय ऋषि भी कहते हैं इनको। इन्होंने चित्रसूत्र की रचना की है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर है नारायण मुनि। प्रश्न नंबर 22, भारतीय चित्रकला की सर्वप्रमुख विशेषताएं हैं। तो भारतीय चित्रकला की सर्वप्रमुख विशेषताएं, इसमें से क्वेश्चन आपको एक जरूर आएगा, लेकिन सबसे पहली जो विशेषता है वो धार्मिकता है नंबर 1 पे। उसके अलावा क्या है? अंतः प्रकृति से अंकन, आदर्शवादिता, अलंकारिकता, कल्पनाशीलता तथा प्रतीकात्मकता आदि, ये भारतीय चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज कहाँ हुई? तो ये मिर्ज़ापुर की कैमूर पहाड़ी पर हुई है। मिर्ज़ापुर जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है, आप जानते होंगे, बनारस के पास है। तो मिर्ज़ापुर की कैमूर पहाड़ी पर भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज हुई। प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? जब आदिमानव जो पत्थरों के ऊपर ही निर्भर थे, पत्थरों के काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। खास करके आप जैसे जानिए, प्राक धन इतिहास यानी इतिहास से पहले के समय को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इसको 3 भागों में बांटा गया है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। भारत में चित्रकला का प्रारंभ लगभग नव पाषाण काल से माना जाता है। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम कहाँ हुई? मिर्ज़ापुर की कैमूर पहाड़ी पर। अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, भारत में प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज किसने और कब की? ठीक है, ऊपर जो क्वेश्चन था उसी की डेट बताई गई है इसमें। तो भारत में प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज 1880 ईस्वी में जॉन कॉकबर्न, जो कि अंग्रेज थे, जॉन कॉकबर्न और आर्चीबाल्ड कार्लाइल, इन 2 लोगों ने किया था। ठीक है, कब किया था? 1880 ईस्वी में। कहाँ किया था? मिर्ज़ापुर की कैमूर पहाड़ी पर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, प्रागैतिहासिक क्षेत्र सिंघनपुर कहाँ स्थित है? तो यह छत्तीसगढ़ में है। पहले ये सिंघनपुर पहले मध्य प्रदेश था, लेकिन जब इसका विभाजन हो गया तो ये छत्तीसगढ़ में आ गया है। वर्तमान में इसे छत्तीसगढ़ में ये स्थान है। कौन सा? सिंघनपुर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, प्रागैतिहासिक क्षेत्र होशंगाबाद कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, होशंगाबाद। प्रागैतिहासिक क्षेत्र क्वेश्चन नंबर 27, प्रागैतिहासिक क्षेत्र पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28, प्रागैतिहासिक क्षेत्र भीमबैठका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो भीमबैठका की गुफाएं मध्य प्रदेश के भीमबैठका पहाड़ी से प्राप्त हैं। तो प्रागैतिहासिक क्षेत्र भीमबैठका की गुफाएं कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 29, जिराफ ग्रुप का चित्र किस प्रागैतिहासिक क्षेत्र से मिलता है? ये बहुत पूछता है। जिराफ ग्रुप का चित्र किस प्रागैतिहासिक क्षेत्र से मिलता है? तो होशंगाबाद के आदमगढ़ पहाड़ी से मिलता है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 30, असंख्य कंगारू के चित्र कहाँ से मिलते हैं? तो सिंघनपुर, ऊपर जो छत्तीसगढ़ में गुफा बताई गई प्रागैतिहासिक गुफा सिंघनपुर, वो छत्तीसगढ़ में है। यहीं से असंख्य कंगारू के चित्र मिले हैं, जो कि गेरू से बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 31, प्रागैतिहासिक क्षेत्र होशंगाबाद कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है 32 नंबर, प्रागैतिहासिक चित्रों में किन रंगों का प्रयोग किया गया है? तो छात्रों समझ लीजिए कि प्रागैतिहासिक क्षेत्र में 3 रंगों का प्रयोग किया गया है। पहला एक काला रंग, नंबर 2 लाल रंग, नंबर 3 सफ़ेद रंग। लेकिन सबसे पहले नंबर पे जो हम रखेंगे वो लाल रखेंगे, जो कि गेरू होता था। क्या होता था? गेरू। दूसरा काला रंग होता था, जो कोयला होता था। तीसरा सफ़ेद होता था, जो खड़िया मिट्टी होती थी। लेकिन इन सभी रंगों को वो जानवरों की चर्बी में मिलाकर यूज करते थे। तो अगर आपके विकल्प में ये रहेगा कि जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर
तो हम वो विकल्प लगाएंगे, नहीं तो गेरू अगर ऑप्शन में रहेगा तो नंबर 1 पे लाल रंग गेरू लगाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, प्रागैतिहासिक चित्रों में मुख्य रंग कौन कौन से हैं? तो ऊपर मैंने बताया आपको मुख्य रंग तीन है प्रागैतिहासिक चित्रों में। नंबर 1 लाल, जिसे जो गेरू होता था। नंबर 2 काला, जो कोयला होता था। नंबर 3 सफ़ेद, जो खड़िया मिट्टी होती थी। ये सभी खनिज रंग होते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 34 है। प्रश्न नंबर 34 है, प्रागैतिहासिक क्षेत्र बेल्लारी कहाँ है? तो बेल्लारी जो प्रागैतिहासिक क्षेत्र है वो कर्नाटक में स्थित है। कहाँ? कर्नाटक राज्य में। 35 नंबर क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक चित्र किस पर बने हैं, किस धरातल पर बने हैं? तो ये शिलाओं पर बने। कहाँ? गुफाओं की दीवारों या शिलाओं पर। शिला माने पत्थर होता है, तो पत्थरों पर या फिर गुफाओं की दीवारों पर बने हुए हैं। प्रश्न नंबर 36, किस ग्रंथ में चमड़े पर बने अग्नि देवता के चित्र का उल्लेख है? तो ऋग्वेद में, जिस ग्रंथ में सबसे पहले कला शब्द का प्रयोग किया गया है, उसी ग्रंथ में चमड़े पर बने अग्नि देवता के चित्र का उल्लेख किया गया है, जो कि ऋग्वेद है। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 37, बराबर पहाड़ी की गुफाएं कहाँ स्थित है? बराबर पहाड़ी की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो बिहार में स्थित है। कहाँ स्थित है? बिहार में। इसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। प्रश्न नंबर 38, नागार्जुनी पहाड़ी की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो ये भी बिहार में है। कहाँ पे है? बिहार में। नागार्जुनी पहाड़ी की गुफाएं किसने बनवाई थी? बिहार के ये जो अशोक के पौत्र दशरथ थे, उन्होंने ये बनवाई थी। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 39, बराबर पहाड़ी पर 4 गुफाओं का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ऊपर मैंने आपको बताया बराबर पहाड़ी पर 4 गुफाओं का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था, जो कि मौर्य वंश के शासक थे। प्रश्न नंबर 40, नागार्जुनी पहाड़ी पर 3 गुफाओं का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका उत्तर है दशरथ ने। ऊपर मैंने आपको बताया कि जो अशोक थे, इसके पौत्र दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ी पर 3 गुफाओं का निर्माण करवाया। ये भी बिहार में स्थित है। प्रश्न नंबर 41, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो अजंता की गुफाएं में ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 42, अजंता गुफाओं की खोज किसने की? तो अजंता की गुफाओं की खोज अंग्रेजों ने की। सबसे पहले इस गुफा को जेम्स स्मिथ ने खोजा था। किसने? जेम्स स्मिथ ने। ठीक है, 1819 ईस्वी में। तो ये अजंता और एलोरा से 1 या 2 क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में जरूर देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए और याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, अजंता में कुल कितनी गुफाएं स्थित हैं? तो 30। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 99% आपका बोर्ड परीक्षा में आना ही आना है। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? 30 गुफाएं। एकदम याद रखिए इसको। ठीक है। प्रश्न नंबर 44, अजंता गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्रश्न नंबर 45, अजंता में मरणासन राजकुमारी, कहीं कहीं इसको डाइंग प्रिंसेस लिखा जाता है, कहीं अंग्रेजी में, कहीं कहीं इसको मरती हुई राजकुमारी कहा जाता है। तो आप लोग जानते रहिए, मरणासन राजकुमारी या डाइंग प्रिंसेस या मरती हुई राजकुमारी, ये सभी अजंता में पाया जाता है। ये चित्र अजंता में मरणासन राजकुमारी का चित्र कौन से नंबर की गुफा में? ऊपर मैंने आपको बताया इसमें 30 गुफाएं हैं, लेकिन किस गुफा में ये चित्र बना हुआ है? तो 16वीं गुफा में। किस गुफा में? 16वीं गुफा में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखिए आप लोग। प्रश्न नंबर 46, माता और पुत्र नामक चित्र अजंता की कौन सी गुफा में बना है? तो गुफा संख्या 17 में। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 47, एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो एलोरा की गुफाएं भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में ही स्थित हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। प्रश्न नंबर 48, एलोरा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो एलोरा में जो चित्र बने हुए हैं वो बौद्ध, जैन तथा ब्राह्मण तीनों धर्म से हैं। इसीलिए उत्तर में अगर रहेगा
कि धर्मनिरपेक्ष, तब उसको भी लगाएंगे, या फिर बौद्ध जैन ब्राह्मण तीनों धर्म लिखा रहेगा तो हम तीनों विकल्प में लगाएंगे। ठीक है, तो एलोरा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध जैन तथा ब्राह्मण तीनों धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है 49, एलोरा गुफा संख्या 16 को किस नाम से जाना जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलोरा गुफा संख्या 16 को किस नाम से जाना जाता है? कैलाश मंदिर। जो गुफा संख्या 16 है एलोरा की, उसको एलोरा का कैलाश मंदिर कहते हैं। ये भारत में नहीं, पूरे विश्व में यह मंदिर प्रसिद्ध है। इसे दूर दूर से पर्यटक लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। अगला प्रश्न है 50, एलोरा की कौन सी गुफा इंद्र सभा कही जाती है? तो गुफा संख्या 32 को इंद्र सभा कहते हैं, क्योंकि एलोरा में गुफाओं की संख्या कितनी है? 34। एलोरा में 34 है और अजंता में 30 गुफा है। तो एलोरा की जो 34 गुफा है, इसमें 32वीं गुफा को इंद्र सभा कही जाती है। प्रश्न नंबर 51, कैलाश हिलाता रावण की मूर्ति कहाँ स्थित है? कैलाश हिलाता रावण की मूर्ति कहाँ है? तो ये एलोरा में है। कहाँ पे है? एलोरा में है। अगला प्रश्न 52 नंबर, बाघ गुफाओं की खोज किसने की? तो डेंजरफील्ड, ये एक अंग्रेज थे। इन्होंने 1818 ईस्वी में बाघ गुफाओं की खोज की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53, बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो उत्तर है मध्य प्रदेश के धार जिले में। बाघ की गुफाएं कहाँ हैं? मध्य प्रदेश के धार जिले में। प्रश्न नंबर 54, 2 शोकाकुल नारी का चित्र किस गुफा में है? तो ये बाघ की गुफा में बना हुआ है, बाघ की चौथी गुफा के बरामदे में। तो चौथी गुफा ध्यान रखिए, खास करके यहाँ पे ध्यान रखिए, बाघ की गुफा में 2 शोकाकुल नारी का चित्र कहाँ बना हुआ है? बाघ की गुफा में। अगला क्वेश्चन 55 नंबर, 17 घुड़सवारों का चित्र कहाँ अंकित है? तो 17 घुड़सवार का चित्र बाघ की गुफा में। इसका उत्तर है बाघ की गुफा में। बाघ की गुफा कहाँ है? ऊपर मैं बता चुका हूँ, मध्य प्रदेश के धार जिला में। अगला प्रश्न है 56 नंबर, उषा और अनिरुद्ध की कथा का वर्णन किस ग्रंथ में पूछा है? तो उषा और अनिरुद्ध की कथा का वर्णन महाभारत में है। कहाँ पे है? महाभारत में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57, जोगीमारा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो दोस्तों स्टूडेंट्स, जोगीमारा की गुफाएं ये छत्तीसगढ़ की सरगुजा रियासत में स्थित है। कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ की सरगुजा रियासत में है। प्रश्न नंबर 58, जोगीमारा गुफा पर किस धर्म का प्रभाव है? तो जोगीमारा गुफा पर जैन धर्म का प्रभाव है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 58, सित्तनवासल की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो सित्तनवासल की गुफाएं तमिलनाडु राज्य में मद्रास के पास पुदुकोट्टई जिले में स्थित है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में प्रदेश ही पूछता था, लेकिन अब ज़्यादातर जिले भी पूछने लगे हैं। तो आप लोग ध्यान रखिए, सित्तनवासल की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तमिलनाडु राज्य में पुदुकोट्टई जिले में। अगला प्रश्न है 59 नंबर, बादामी की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो बादामी की गुफाएं कर्नाटक राज्य के बागलकोट जिले में स्थित है। कहाँ? कर्नाटक राज्य के बागलकोट जिले में। प्रश्न नंबर 60, पद्मपाणि बोधिसत्व का चित्र कहाँ अंकित है? तो अजंता गुफा में। ठीक है। प्रश्न नंबर 61 है, एलिफेंटा गुफाएं कहाँ स्थित हैं? महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में। एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो समुद्र के बीच एक टापू में हैं, जो कि महाराष्ट्र का एक रायगढ़ जिला आता है, उस जिले में स्थित हैं। अगला प्रश्न है 62 नंबर, त्रिमूर्ति शिव कहाँ स्थित है? तो एलिफेंटा की गुफा में। त्रिमूर्ति शिव की मूर्ति जो बनी हुई है वो एलिफेंटा की गुफा में स्थित है। प्रश्न नंबर 63, सिगरिया की गुफा कहाँ है? प्रश्न नंबर 63, सिगरिया की गुफा कहाँ है? वो श्रीलंका में। कहाँ पे है? श्रीलंका में। प्रश्न नंबर 64, फुलकारी कला, ये लोक कला है, फुलकारी कहाँ की लोक कला है? तो ये हरियाणा की है। कहाँ की है? हरियाणा की। अगला प्रश्न है 65 नंबर, कमलकारी कहाँ की लोक कला है? ये आंध्र प्रदेश की लोक कला है। कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। अगला प्रश्न है 66 नंबर, मधुबनी कहाँ की लोक कला है? बिहार की। बिहार का एक गांव है जितवारपुर,
जो कि बिहार का एक गांव है, वहाँ से ये लोक कला पल्लित हुई है। तो मधुबनी कला कहाँ की मानी जाती है? बिहार की। प्रश्न नंबर 67, गोदना कहाँ की लोक कला है? तो ये भी बिहार की लोक कला है। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, मेहंदी कहाँ की लोक कला है? तो विद्यार्थियों ये राजस्थान की लोक कला है। मेहंदी कहाँ की है? राजस्थान की। चलता तो पूरे इंडिया में है, भारत में है, लेकिन ये लोक कला कहाँ की है? राजस्थान की है। प्रश्न नंबर 69, अल्पना कहाँ की लोक कला है? तो अल्पना बंगाल की लोक कला है। कहाँ की है? बंगाल की। अगला प्रश्न है 70 नंबर, साथिया कहाँ की लोक कला है? गुजरात की। प्रश्न नंबर 70, साथिया कहाँ की लोक कला है? गुजरात की। प्रश्न नंबर 71, मांडड़ा कहाँ की लोक कला है? तो मांडड़ा लोक कला ये राजस्थान की है। कहाँ की है? राजस्थान की। प्रश्न नंबर 72, सांझी तथा चौक पूर्णा कहाँ की लोक कला है? तो ये उत्तर प्रदेश की लोक कला है। कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की। प्रश्न नंबर 73, कौन सा मुगल सम्राट कला को सबसे अधिक पारखी था? कौन सा मुगल सम्राट कला का सबसे अधिक पारखी था, यानी कला को कौन सबसे अधिक समझता था? तो वो था जहांगीर। कौन था? जहांगीर। अगला प्रश्न है 74 नंबर, पेंसिल की नोक किस चीज़ की बनी होती है? किस चीज़ से बनी होती है? तो पेंसिल की जो नोक होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। किससे बनी होती है? ग्रेफाइट की। प्रश्न नंबर 75, पेंसिल में H और B का क्या अर्थ है? तो पेंसिल में जो H लिखा रहता है, HB लिखा रहता है, आप देखेंगे पेंसिल को ध्यान से पढ़ेंगे उसको, तो H का मतलब होता है हार्डनेस, मतलब कठोरता, और B का मतलब होता है ब्लैकनेस, यानी कालापन, उसका गहरापन। प्रश्न नंबर 76, एक विकल्प है पेंसिल HB, 2H तथा 2B में से किससे बनी रेखा अधिक काली होगी? किससे बनी रेखा अधिक काली होगी? तो इसमें देखिए जो चार विकल्प है HB, 2H, H और 2B। तो विद्यार्थियों इसमें हम ये देखते हैं कि जिसमें सबसे अधिक B रहेगा, क्या रहेगा? B। जिसमें सबसे अधिक B रहेगा उससे खींची गई रेखा अधिक काली होगी, अधिक मोटी होगी, अधिक गहरी होगी। तो इस विकल्प में 2B जो है उसमें B 2 है, इसलिए यहाँ पर इसी से खींची गई रेखा सबसे अधिक गहरी और काली होगी। अगर कभी कभी विकल्प में ऐसे भी आ जाता है 2B भी लिखा रहेगा और 1H 2B लिखा रहेगा, तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि 2B यहाँ पे अकेले है, एकदम सॉफ्ट है, लेकिन 2BH में एक H भी मिल गया है जो कि उसकी ब्लैकनेस को कम कर देता है, क्योंकि एक H भी उसमें मिल गया है। तो जहाँ पे एकदम 2B अकेले आएगा हम उसको ही सही मानेंगे। अगर 3B रहेगा तो वो बढ़ जाएगा, 4B रहेगा, जितना भी बढ़ता चले जाएगा हम उसी को विकल्प को सही मानेंगे कि उससे बनी रेखा अधिक काली होगी। अगर पूछा जाए कि किस पेंसिल से बनी रेखा सबसे अधिक पतली होगी, तो हम H जितना बढ़ता जाएगा, H जितना बढ़ाएंगे, यानी H की संख्या जितनी ज़्यादा रहेगी उससे खींची गई रेखा उतनी पतली और हल्की होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 77 नंबर, रंग क्या है? तो रंग प्रकाश का गुण है। क्या है? प्रकाश का गुण। रंग कोई वस्तु नहीं है, वो क्या होता है? प्रकाश का गुण। ठीक है, जब सूर्य की किरण किसी वस्तु पे पड़ती है, वहाँ से परावर्तित होकर हमारी आंखों पे, हमारी रेटिना पे जिस रंग की किरण पड़ती है हमें वो वस्तु उसी रंग की दिखाई देती है। प्रश्न नंबर 78, सूर्य के प्रकाश यानी रश्मियों में कितने रंग होते हैं? तो उत्तर है 7। जो इंद्रधनुष में होते हैं 7 रंग, वही सूर्य की रश्मियों में पाए जाते हैं। वही जब बारिश का मौसम आता है तो उससे जो है परावर्तित होकर एक जगह एक निश्चित क्रम से सभी रंग एक जगह इकट्ठे होते हैं, तो उससे क्या बनता है? आपका इंद्रधनुष। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर, इंद्रधनुष रेनबो में कितने रंग होते हैं? ऊपर मैंने आपको बताया कि 7 रंग होते हैं। प्रश्न नंबर 80, इंद्रधनुष में बीच का रंग कौन होता है? बीच का रंग कौन सा होता है?
तो इंद्रधनुष के जो रंग होते हैं वो क्रम से होते हैं विबग्योर, VIBGYOR, मतलब वी से वायलेट, वायलेट माने बैगनी। दूसरा होता है आई से इंडिगो, इंडिगो माने जामुनी। तीसरा होता है बी से ब्लू, ब्लू माने नीला। चौथा होता है जी से ग्रीन, ग्रीन माने हरा। तो ये जो चौथा जी ग्रीन रंग है, हरा रंग है, यही बीच में होता है, क्योंकि ये चौथा है तो इधर से चौथा पड़ेगा, उधर से चौथा पड़ेगा, बीच में वो रंग होता है हरा, यही बीच का रंग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 81, प्राथमिक रंग कितने होते हैं? प्राथमिक रंग कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। प्राथमिक रंग कितने होते हैं? 3। अगला प्रश्न है कि द्वितीयक रंग कितने होते हैं? तो द्वितीयक रंग भी 3 होते हैं। प्राथमिक रंग 3 होते हैं, कौन कौन? नीला, पीला और लाल। द्वितीयक रंग कितने होते हैं? वो भी 3 होते हैं। इन तीनों रंगों को जब मिलाएंगे तो 3 और रंग प्राप्त होते हैं, जिन्हें द्वितीयक रंग कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 82, द्वितीयक रंग कितने होते हैं? 3। प्रश्न नंबर 83, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? 3 रंग तो हैं प्राथमिक रंग, लेकिन वो कौन कौन से हैं? तो प्राथमिक रंग 3 है, नीला, पीला और लाल। नीला, पीला और लाल, इसको याद रखिए। अगला प्रश्न है 84, द्वितीयक रंग कौन कौन से होते हैं? तो द्वितीयक रंग देखिए, नीला, पीला, लाल को जब दो रंगों को मिलाएंगे तो 3 रंग बनते हैं, और रंग बनते हैं जिन्हें द्वितीयक रंग कहते हैं। तो 3 रंग कौन कौन से बनेंगे? नारंगी, हरा और बैगनी। अब नारंगी कैसे बनेगा? लाल और पीला को मिलाएंगे तो नारंगी रंग बन जाएगा। और हरा कैसे बनेगा? नीला और पीला मिलाएंगे तो हरा बन जाएगा। बैगनी कैसे बनेगा? लाल और नीला मिलाएंगे तो बैगनी बन जाएगा। तो ये 2 प्राथमिक रंगों को मिला के हम 3 और रंग बना देंगे, तो हमारा 3 प्राथमिक और 3 द्वितीयक रंग हो जाएंगे। अगला है तटस्थ रंग कितने होते हैं? तो तटस्थ रंग 2 होते हैं। तटस्थ रंग कितने होते हैं? 2, काला और सफ़ेद। तटस्थ रंग कौन कौन से हैं? अब ऊपर मैंने बताया तटस्थ रंग 2 होते हैं, काला और सफ़ेद। तो प्रश्न नंबर 86 का उत्तर है काला और सफ़ेद, ये 2 हमारे तटस्थ रंग हैं। और एक और तटस्थ रंग होता है, काला और सफ़ेद को जब बराबर बराबर मात्रा में मिलाते हैं तो उससे लगभग ब्राउन कलर, भूरा कलर बनता है, वो भी तो तटस्थ रंग माना जाता है। लेकिन विकल्प में आएगा तटस्थ रंग कितने होते हैं, तो हम 2 ही लगाएंगे, कौन कौन से? काला और सफ़ेद। प्रश्न नंबर 87, गर्म रंग कौन कौन से हैं? तो गर्म रंग देखिए, पहले तो ये जानिए गर्म रंग का निर्धारण किससे होता है? गर्म रंग का निर्धारण ये लाल से होता है, जो कि सूर्य से लिया गया, सूर्य से। तो गर्म रंग का निर्धारण किससे होता है? लाल से। गर्म रंग अब कौन कौन से हैं? लाल, पीला तथा नारंगी, क्योंकि नारंगी में भी लाल मिला होता है। लेकिन अगर विकल्प में लाल पीला दोनों दिया रहेगा तो हम लाल को प्राथमिकता देंगे, विकल्प में लाल को ही प्राथमिकता देंगे, ना कि पीले या नारंगी को। ठीक है, अगला प्रश्न है ठंडा रंग आंखों पर कैसा प्रभाव डालता है? तो शीतल प्रभाव डालता है। ठंडा रंग आंखों पर कैसा प्रभाव डालता है? शीतल प्रभाव। अगला प्रश्न नंबर 89 नंबर, गर्म रंग आंखों पर कैसा प्रभाव डालता है? उष्ण प्रभाव डालता है। कैसा प्रभाव डालता है? उष्ण प्रभाव। प्रश्न नंबर 90, प्राथमिक रंग कितने हैं? प्राथमिक रंग किसे कहते हैं? प्राथमिक रंग किसे कहते हैं? तो उत्तर है जो किसी रंग के मिश्रण से न प्राप्त हो सके उन्हें प्राथमिक रंग कहते हैं। ऐसे समझ लीजिए कि प्राथमिक रंग वो बनाए नहीं जा सकते। प्राथमिक रंगों को किसी भी 2 रंगों को मिला के बनाया नहीं जा सकता, इसीलिए उसको प्राथमिक रंग भी कहा जाता है ना। जबकि द्वितीयक रंग या तृतीयक रंग और जितने भी रंग होते हैं, सभी रंग किसी न किसी 2 रंगों को मिलके बन सकते हैं, लेकिन प्राथमिक रंग किसी भी 2 रंग को मिला के बनाया नहीं जा सकता। अगला प्रश्न नंबर 91, द्वितीयक रंग किसे कहते हैं? तो उसका उत्तर है जो 2 प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनते हैं, जो रंग 2 प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनकर प्राप्त होते हैं या मिलकर प्राप्त होते हैं, उन्हें द्वितीयक रंग कहते हैं। ऊपर मैंने बताया जैसे नीला और पीला से मिला के हरा बन गया, नीला और लाल मिला के बैगनी बन गया,
लाल और पीला मिला के नारंगी बन गया। तो ये तीनों क्या हो गए, द्वितीयक रंग हो गए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 92, बैगनी रंग किस रंग से मिलकर बनता है। ऊपर मैंने बताया बैगनी रंग, प्रश्न नंबर 92, बैगनी रंग किस रंग से मिलकर बनता है। तो बैगनी रंग जो है वो नीला प्लस लाल रंग से मिलकर बनता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 93, नारंगी रंग किस रंग को मिलाकर बनता है। इसका उत्तर है नारंगी रंग लाल प्लस पीला को बराबर बराबर मात्रा में मिलाते हैं तो नारंगी रंग बन जाता है। प्रश्न नंबर 94, हरा रंग किन रंगों को मिलाकर बनाएंगे। ऊपर मैंने आपको बताया कि हरा रंग पीला प्लस नीला को मिला के बनता है, तो इसका उत्तर होगा पीला प्लस नीला। अगला 95 नंबर क्वेश्चन है, काले का विरोधी रंग कौन सा है। तो काले का विरोधी रंग होता है सफ़ेद, इसलिए हमारा उत्तर होगा सफ़ेद। काले का विरोधी रंग कौन सा होता है, सफ़ेद। प्रश्न नंबर 96, विरोधी रंग किसे कहते हैं। तो विरोधी रंग देखिए रंग चक्र, जो हमारा 6 रंगों का चक्र होता है, यहाँ पे देख लीजिए छोटा सा चक्र मैंने बनाया हुआ है जिसमें 3 प्राथमिक रंग है, लाल नीला पीला। और पीला और नीला के बीच में देखिए हरा है, तो पीला और नीले से बन के हरा बनता है। ठीक है, मिलके हरा बनता है। नीला और लाल के बीच में बैगनी है, तो नीला लाल से मिलके बैगनी बनता है। अब इधर देखिए लेफ्ट साइड में यहाँ पे लाल और पीला के बीच में नारंगी है, तो नारंगी रंग जो है लाल और पीले से मिलके बनता है। तो ये हमारा 6 रंगों का एक चक्र हो गया। तो यही पूछा है रंग चक्र में विरोधी रंग किसे कहते हैं। तो ये जो रंग चक्र है इसमें आमने सामने के रंग एक दूसरे के विरोधी रंग कहलाते हैं। अब सामने देखिए यहाँ पे नारंगी के सामने क्या है, नीला, तो नारंगी का विरोधी कौन सा रंग होगा, नीला। नीले का विरोधी क्या हो जाएगा, नारंगी। पीले के सामने क्या है, बैगनी, तो पीले का विरोधी क्या रंग हो जाएगा, बैगनी। हरे के सामने कौन सा रंग है, लाल, तो हरे का आमने सामने लाल है, तो हरा का विरोधी कौन सा रंग हो जाएगा, लाल, और लाल का विरोधी क्या होगा, हरा। इस तरह से वर्ण चक्र में आमने सामने के रंग एक दूसरे के विरोधी होते हैं। लेकिन सिंपल सिद्धांत समझिए कि जब तीनों प्राथमिक रंग मिल जाते हैं, लाल नीला पीला, ठीक है, तो लगभग काला रंग बन जाता है। तो जब किसी दो रंग को मिला के, जिन दो रंगों को मिला के लगभग काला रंग बनता है, उन दो रंगों को आपस में विरोधी रंग कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि लाल का विरोधी रंग क्या होगा। वर्ण चक्र में हम देख रहे हैं लाल के सामने कौन सा रंग है, हरा, तो लाल का विरोधी कौन सा रंग होगा, हरा। प्रश्न नंबर 98, नारंगी का विरोधी रंग क्या होगा। तो फिर वर्ण चक्र में देखते हैं कि नारंगी के सामने कौन सा रंग है, नीला। वर्ण चक्र में देखिए नारंगी के सामने कौन सा रंग है, एकदम जस्ट सामने नीला है, तो नारंगी का विरोधी कौन सा रंग होगा, नीला। फिर अगला क्वेश्चन है 99 नंबर, बैगनी का विरोधी रंग क्या होगा। तो वर्ण चक्र में फिर देखते हैं बैगनी के सामने कौन सा रंग है, देखिए वर्ण चक्र में पीला है, तो बैगनी का विरोधी कौन सा रंग होगा, पीला। ठीक है, तो जब विरोधी रंग पूछे तो हम इसी चक्र में आमने सामने के रंग देख लेंगे, 1 सेकंड में आ जाएगा, कोई गलती भी नहीं होगी। प्रश्न नंबर 100 नंबर क्वेश्चन, 8 रंगों का चक्र किस वैज्ञानिक ने दिया। 100% आएगा, 99 नहीं 100% ये क्वेश्चन आना ही आना है आपको बोर्ड परीक्षा में कि 8 रंगों का चक्र किस वैज्ञानिक ने दिया। तो जर्मन वैज्ञानिक ओस्टवाल्ड निहलम, क्या नाम था उनका, ओस्टवाल्ड निहलम। ठीक है, आप ओस्टवाल्ड जानते रहेंगे तब भी आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि 8 रंगों का चक्र वैज्ञानिक ओस्टवाल्ड ने दिया। ये हर बार लगभग बोर्ड परीक्षा में पूछता है। आप क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो सकता है कि 8 रंगों का चक्र किसने दिया, तो ओस्टवाल्ड लगाएंगे, या ऐसे भी पूछ सकता है ओस्टवाल्ड निहलम ने कितने रंगों का चक्र दिया, तो 8 रंगों का चक्र। इसे आप लोग जरूर जानते रहिए। प्रश्न नंबर 1, ओस्टवाल्ड, प्रश्न नंबर 101, ओस्टवाल्ड निहलम ने कितने रंगों का चक्र प्रस्तुत किया, तो 8 रंगों का चक्र प्रस्तुत किया। प्रश्न नंबर 102, ओस्टवाल्ड ने प्राथमिक रंगों की संख्या कितनी बताई है, तो 4, लाल हरा नीला पीला। देखिए मैं फिर से आपको क्लियर कर दूं कि जब आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि प्राथमिक रंग कितने होते हैं, तो 3 ही बताएंगे।
क्योंकि ये प्राचीन विशेषज्ञों के अनुसार ही हमको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। लेकिन जब वैज्ञानिक का नाम दे के पूछे कि ओस्टवाल्ड ने प्राथमिक रंगों की संख्या कितनी बताई है, तब हम 4 बताएंगे। एकदम क्लियर कर लीजिए इसको। प्रश्न नंबर 103, आदर्श ओस्टवाल्ड वृत्त में कितने रंग होते हैं? तो इसमें हम 24 लगाएंगे। देखिए, आदर्श ओस्टवाल्ड वृत्त में रंगतों की संख्या बढ़ती चली जाती है, क्योंकि 4 प्राथमिक रंग होते हैं, 4 द्वितीयक रंग होते हैं, फिर 4 प्राथमिक 4 द्वितीयक मिला को 8 आदर्श रंग हो जाते हैं, फिर प्राथमिक और द्वितीयक को मिला के एक एक रंग बनते चले जाते हैं। इस तरह वृत्त में रंगतों की संख्या बढ़ती चली जाती है और 24 हो जाती है। तो अगर आदर्श शब्द लगा रहेगा कि आइडियल या आदर्श ओस्टवाल्ड वृत्त में कितने रंगते हैं, तो हम 24 लगाएंगे। लेकिन अगर पूछे कि ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंगत होते हैं, तो 8 ही लगाएंगे। कितने लगाएंगे? 8। अगर आदर्श ओस्टवाल्ड वृत्त पूछेगा तब 24 लगाएंगे, नहीं तो अगर पूछेगा ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं, तो 8 ही रंग होते हैं। अगला प्रश्न है, सफ़ेद का विरोधी रंग क्या होगा? तो विद्यार्थियों, इसका विरोधी रंग होगा काला। सफ़ेद का विरोधी रंग क्या होगा? काला। तो काला का विरोधी रंग क्या होगा? सफ़ेद। जब सफ़ेद का विरोधी काला होगा तो काला का विरोधी सफ़ेद होगा ही होगा। अगला प्रश्न 100 नंबर 5, रंग क्या है? ऊपर मैंने बताया रंग कोई वस्तु नहीं होती है, प्रकाश का गुण होता है। क्या होता है? प्रकाश का गुण। तो रंग क्या है? 100 नंबर 5 का उत्तर क्या होगा? प्रकाश का गुण। अगला प्रश्न 100 नंबर 6, प्रश्न नंबर 106, सबसे पारदर्शी रंग कौन सा है? तो वाटर कलर यानी जल रंग। पारदर्शी का मतलब हुआ कि जब हमने कोई रेखा खींच दी या पेंसिल से हमने कोई चित्र बनाया है, उसके ऊपर से हम जब एक परत लगाते हैं रंगों की, तो हमको पेंसिल यानी आर पार दिखती रहे, रंग के आर पार दिखती रहे। जो पेंसिल हमने खींचा है, जो पहले लाइन खींची थी, वो दिख रही हो, तो उसी को पारदर्शी। पारदर्शी मतलब एक आर पार दिखना। तो सबसे पारदर्शी रंग कौन सा होता है? जल रंग होता है, वाटर कलर। प्रश्न नंबर 107, किस रंग में माध्यम की आवश्यकता? माध्यम क्या होता है? माध्यम वो होता है जिसमें हम रंग को मिलाते हैं, रंग को जिसमें घोलते हैं, उसे माध्यम कहते हैं। जैसे तैल रंग में, तैल रंग जो होता है उसमें, उसको हम तेल में, तारपीन के तेल में या फिर अलसी के तेल में घोलते हैं। जल रंग जो होता है उसमें हम कलर को जल में, पानी में घोलते हैं, ठीक है ना। इसी तरह तो किस रंग में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? पेस्टल रंग। पेस्टल रंग जो खड़िया या चाक की तरह आता है, मोम की तरह बना होता है, उसको रगड़ते हैं। क्या करते हैं? खुरदरे धरातल पर रगड़ के चित्र बनाते हैं। उसमें हम ना तेल मिलाते हैं ना पानी मिलाते हैं, ठीक है ना। इसीलिए पूछा है किस रंग में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो पेस्टल रंग में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न देखते हैं 108, सूक्ष्म विवरणों को दर्शाने के लिए किस नंबर की तूलिका प्रयुक्त की जाती है? तो 0 नंबर। सूक्ष्म विवरणों को दर्शाने के लिए 0 नंबर की तूलिका मतलब ब्रश, ठीक है, 0 नंबर का ब्रश का प्रयोग किया जाता है सूक्ष्म विवरणों को दर्शाने के लिए, ठीक है। जैसे हमने कोई पेंटिंग बनाई, गले का हार बनाना है या छोटी आँखों की छोटी बिंदी बनानी है, भौहें बनानी है या बरौनियाँ निकालनी है, इस तरह, या फिर डिज़ाइन में भी पतली पतली रेखा खींचने के लिए, तो हमें क्या करना है? 0 नंबर के ब्रश का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 109, जल रंग चित्रण के लिए किस जानवर के बालों से बनी तूलिका का प्रयोग की जाती है? तो सेबल नामक हिरन के बालों की तूलिका प्रयोग की जाती है। तूलिका माने ब्रश, आप लोग जानते रहिए, तूलिका मतलब ब्रश, ठीक है। तो जो जल रंग चित्रण के लिए, क्योंकि जल रंग मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है, तो उसके लिए सेबल नामक हिरन होता है, उसके बालों, उसके शरीर के बालों से तूलिका या ब्रश बनाई जाती है। प्रश्न नंबर 110, कौन सा रंग बिना तूलिका के लगाया जाता है? तो पेस्टल रंग। ऊपर मैंने बताया आपको, ठीक है। इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए इसमें ब्रश की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो कौन सा रंग बिना तूलिका के लगाया जाता है? पेस्टल रंग। प्रश्न नंबर 111, आलेखन में कैसी रेखा का प्रयोग करते हैं? तो लयात्मक रेखा का प्रयोग करते हैं।
अगर हमको आलेखन अच्छा बनाना है तो लयात्मक रेखा का ही प्रयोग किया जाता है। लयात्मक मतलब घुमावदार, जैसे सांप देखते होंगे, सांप कुंडली मारता है गोलाई में, उस तरह से, ठीक है, लयात्मक रेखा का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 112, रुमाल के लिए किस आकार, यहाँ पे आकार पूछा है, रुमाल के लिए किस आकार का आलेखन प्रयुक्त होता है, तो वर्गाकार। हम जानते हैं रुमाल वर्गाकार होता है, तौलिया आयताकार होता है, मेज आयताकार होती है, स्टूल वर्गाकार होता है, ठीक है। तो रुमाल के लिए किस आकार का आलेखन प्रयुक्त होता है, वर्गाकार। प्रश्न नंबर 113, मेज पोस के लिए किस आकार का आलेखन उपयुक्त होता है, तो आयताकार। मेज पोस के लिए किस आकार का आलेखन उपयुक्त होता है, आयताकार। प्रश्न नंबर 114, छत की सीलिंग के लिए किस आकार का आलेखन उपयुक्त होता है, तो छत की सीलिंग के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त है, केंद्रीय आलेखन। कैसी, केंद्रीय आलेखन। अगर वृत्ताकार रहेगा तो हम वृत्ताकार भी लगाएंगे आकार में, लेकिन स्थान पूछा है तो केंद्रीय आलेखन। प्रश्न नंबर 115, साड़ी की किनारी के लिए कैसा आलेखन बनाते हैं, तो साड़ी की किनारी के लिए किनारी आलेखन प्रयोग किया जाता है, किनारी आलेखन। प्रश्न नंबर 116, प्लेट के लिए कैसा आलेखन उपयुक्त माना जाता है, प्लेट के लिए, तो आकार यहाँ पे पूछा है, तो प्लेट के लिए वृत्ताकार आलेखन प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 117, आलेखन कितने प्रकार का होता है, तो आलेखन 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। प्रश्न नंबर 118, हाँ, चारों आलेखन कौन कौन से हैं, प्राकृतिक आलेखन नंबर 1, नंबर 2 अलंकारिक आलेखन, नंबर 3 ज्यामितीय आलेखन, नंबर 4 सूक्ष्म आलेखन, ठीक है। ये 4 प्रकार के आलेखन होते हैं। प्रश्न नंबर 118, प्राकृतिक आलेखन किसे कहते हैं, तो प्राकृतिक आलेखन किसी धरातल पर किसी पुष्प, पत्तियों व कलियों को यथावत यानी वृक्ष में जैसा पाया जाता है, डाल में जैसी होती है वैसी ही बनाने को प्राकृतिक आलेखन कहते हैं। दूसरा है प्रश्न नंबर 119, अलंकारिक आलेखन में फूल पत्तियों को कैसे बनाते हैं, तो उत्तर है अलंकारिक आलेखन में घुमावदार व लयात्मक रेखाओं द्वारा हम फूल पत्तियों को बनाते हैं। उसमें हम यथार्थता का ध्यान नहीं रखते, कुछ परिवर्तन भी सुंदरता के लिए कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 120, ज्यामितीय आलेखन किसे कहते हैं, तो ज्यामितीय आलेखन छात्रों जो वह आलेखन जो यांत्रिक औजारों, यांत्रिक औजार मतलब पटरी प्रकार, आप लोग पास गोला प्रकार होता है, पटरी होती है, पेंसिल, इन सब से जो बनाते हैं, नाप नाप के जो बनाते हैं, उसको यांत्रिक औजारों की एक तरह से मान लीजिए, जो ज्यामेट्रिकल यांत्रिक औजार होते हैं उनकी सहायता से जो आलेखन बनाते हैं उसको ज्यामितीय आलेखन कहते हैं। प्रश्न नंबर 121, आलेखन के 4 प्रकार कौन कौन से हैं, तो पहला है आलेखन 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार कौन कौन से हैं, पहला है प्राकृतिक आलेखन, दूसरा है अलंकारिक आलेखन, तीसरा है ज्यामितीय आलेखन, चौथा है सूक्ष्म आलेखन। तो प्रश्न नंबर 121 का उत्तर ये 4 आलेखन हो गए, प्राकृतिक, अलंकारिक, ज्यामितीय और सूक्ष्म। प्रश्न नंबर 122, किवाड़ की जोड़ी, किवाड़ मतलब गेट, फाटक की जोड़ी यानी दरवाजे के जो दोनों पट होते हैं के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होता है, तो उसके लिए ज्यामितीय आलेखन उपयुक्त होता है। प्रश्न नंबर 123, रंग संगत कितने प्रकार की होती है, रंग संगत का मतलब रंग मिलाने की जो कला होती है, ठीक है। जैसे आमने सामने के रंगों को आसपास लगाए तो उसको विरोधी रंग, वर्ण चक्र में जो आसपास 3 रंग हैं उनको सहयोगी रंग, इस तरह से रंग संगत 6 प्रकार की होती है। तो यहाँ पे पूछा गया रंग संगत कितने प्रकार की होती हो, तो 6 प्रकार की होती है। प्रश्न नंबर 124, रंग चक्र में आसपास के 3 रंग क्या कहलाते हैं, तो सहयोगी रंग कहलाते हैं। क्या कहते हैं, सहयोगी रंग कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 125,
जल रंग चित्रण के लिए कौन सा कागज उपयुक्त होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि जल रंग में ही कार्य करना होता है हमको, तो ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जल रंग चित्रण के लिए कौन सा कागज उपयुक्त होता है? वाटमैन पेपर। ठीक है, वाटमैन पेपर। प्रश्न नंबर 126, तैल चित्रण में किस तेल का प्रयोग किया जाता है? तो अलसी या तारपीन का तेल का प्रयोग किया जाता है। तैल रंग चित्रण में अलसी या तारपीन, इंग्लिश में इसको टर्पेंटाइन भी लिखा रहता है, ठीक है ना, टर्पेंटाइन ऑयल, यानी तारपीन का तेल का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 127, आलेखन का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है जो उसे संपूर्णता प्रदान करता है? तो इसका उत्तर है लयात्मक सुंदर रेखाएं। प्रश्न नंबर 128, पेस्टल रंग का गुण क्या है? पेस्टल रंग अभी ऊपर में बताया, जो कि धरातल पर रगड़ के चित्र बनाया जाता है। पेस्टल रंग का मुख्य गुण क्या है? कि ये धुंधले होते हैं। क्या होते हैं? धुंधले होते हैं और अस्थाई भी नहीं होते। तो इनको अस्थाई करने के लिए फिक्सेटिव का प्रयोग किया जाता है। फिक्सेटिव होता है फव्वारे की तरह मारा जाता है ऊपर से, जो एक परत बना लेता है और थोड़ा सा अस्थाई कर देता है। तो पेस्टल रंग का मुख्य गुण क्या है? धुंधले। प्रश्न नंबर 129, सफ़ेद रंगों के मिश्रण से तैयार रंगों को क्या कहते हैं? यानी किसी भी रंग में जब हम सफ़ेद रंग मिला के कोई हल्का रंग बनाते हैं, ठीक है ना, सफ़ेद रंगों के मिश्रण से जब कोई रंग बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? टिंट कहते हैं। क्या कहते हैं? टिंट, ठीक है ना। इसी तरह प्रश्न नंबर 130 में है कि काले रंग के मिश्रण से तैयार रंगत क्या कहलाती है? तो उसको शेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेड। जब किसी रंग में हम थोड़ा सा काला रंग मिला देते हैं तो उस रंग का शेड तैयार होता है। क्या तैयार होता है? शेड। और जब किसी रंग में सफ़ेद रंग मिलाते हैं तो उस रंग का टिंट तैयार होता है, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 131 कि आलेखन के लिए कौन सा आकार उपयुक्त नहीं है? ये हर बार क्वेश्चन में ये जरूर आता है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग एकदम रट लीजिएगा कि आलेखन के लिए कौन सा आकार उपयुक्त नहीं होता? कोण। क्या होता है? कोण। त्रिकोण, समकोण, ये सब नहीं, केवल कोण। आलेखन के लिए कौन सा आकार उपयुक्त नहीं है? कोण। प्रश्न नंबर 132, मोनो कलर योजना क्या है? मोनो माने एक होता है, मोनो माने सिंगल, ठीक है ना। मोनो कलर योजना का मतलब हुआ कि एक ही रंग से चित्र को पूर्ण करना। जैसे लाल रंग है तो लाल रंग से ही पूरे चित्र को बना देना, उसी को मोनो कलर योजना कहेंगे। अब ये बात अलग है कि कहीं पे लाल रंग को हल्का लगाया जाए, कहीं पे गहरा लगाया जाए, या एक के बजाय 2 परत 3 परत लगा दी जाए, लेकिन रंग लाल ही यूज की जाए, तब उसे मोनो कलर योजना कहते हैं। इसी प्रकार किसी भी रंग, हरा, नीला, पीला, जो भी हो, लेकिन एक ही रंग से जब चित्र को पूर्ण किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? मोनो कलर योजना कहते हैं। प्रश्न नंबर 133, आलेखन की ट्रेसिंग किस पेंसिल से करनी चाहिए? ट्रेसिंग का मतलब हुआ कि जो ट्रेस पेपर होता है, जब कोई डिजाइन आधी हम बनाए हैं, हमको दूसरी तरफ सेम वैसे ही छापनी है, तो हम क्या करते हैं? आधी डिजाइन के ऊपर एक पारदर्शी पेपर होता है, उस पर हम उसको रख के जो नीचे वाली लाइन दिख रही है उसी के ऊपर से 2B पेंसिल से चलाते हैं। 2B पेंसिल से क्या करते हैं? पूरी डिजाइन को बना लेते हैं। फिर उसको दूसरी साइड में पलट के उसको हल्का सा जब नाखून से या उंगली से घिसते हैं तो वो डिजाइन, उसकी उल्टी डिजाइन दूसरी तरफ छप जाती है। तो उस पेपर को क्या कहते हैं? ट्रेसिंग पेपर, ठीक है। तो इसमें पूछा है आलेखन की ट्रेसिंग के किस पेंसिल से करनी चाहिए? तो 2B पेंसिल से। किस पेंसिल से? 2B पेंसिल से। तो विद्यार्थियों, आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब के साथ साथ ये हाई स्कूल और इंटर के बच्चों के लिए शेयर जरूर करिए। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो हाई स्कूल और इंटर के बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाभदायक सिद्ध हो। धन्यवाद।